बहुत बरसों से 40-50 बरसों से विदेश में हैं, पर हृदय हमारा इंडिया में रहता है। तो मैंने कहा जो कुछ भी करेंगे हिंदुस्तान में जाके करेंगे। लगभग 22 बरस पहले मैं बिहार आया। जब आया तो आने में थोड़ी सी घबराहट भी होती थी। एक फ्लोर बना, तो उस पर आर्टिफिशियल लिम्स और कृत्रिम जो थे वो हमने बनाने शुरू किए। ऐसे हमारी बिहार के साथ जर्नी शुरू हुई। उसको इनॉग्रेट करने के लिए नीतीश कुमार जी उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वो आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आके उद्घाटन किया जी। जब वो देखा उन्होंने बना हुआ तो बहुत हैरान हो गए और कहते मैंने ऐसी अच्छी हॉस्पिटल देखा नहीं है जी। तो इतने खुश हुए, वो बोलते हैं कि आज से मैं भी 2000 रुपया महीने का आपकी संस्था में दूंगा, अपने गवर्नमेंट फंड से नहीं, अपनी जेब से दूंगा। 3 ऑपरेशन थिएटर्स बने, स्टरलाइजेशन रूम बना, रिकवरी रूम बना, 20-22 बेड्स लगे। तो जनवरी 1996 से मैंने कहा 100 जो ऑपरेशन होते हैं गरीब आदमियों को वो मैं स्पॉन्सर करूँगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये बातें हर कोई करता है, लेकिन इस समाज में जिस बदलाव की ज़रूरत है उसकी तरफ कदम बढ़ाने से पहले लोग 10 बार सोच लेते हैं। किसी के मन में ये बात आ भी जाए तो अपने कदम शुरू होने से पहले ही पीछे खींच लेते हैं और ऐसे में वो लोग जो बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। लेकिन आज लाइव सिटीज़ पर हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने न केवल इस बदलाव की शुरुआत की, लेकिन अब पूरे 22 सालों से इस बदलाव के प्रति काम भी कर रहे हैं और बिहार के लोगों की जिस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं उसके तो क्या ही कहने। जिनके ओरिजिन्स में अगर आप जाएंगे तो वो बिहार के थे ही नहीं, दिल्ली से बिहार आए थे और बिहार के होकर रह गए और अब बिहार में भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल चलाकर लोगों की इस तरीके से मदद कर रहे हैं, इस तरीके से निःशुल्क इलाज दे रहे हैं कि लोग जो हैं उन्हें दुआओं से ज़्यादा और आशीर्वाद से ज़्यादा कुछ दे भी नहीं पा रहे। और ख़ास बात यह है कि इन्हें उससे ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं है। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं सुनील आनंद से, जिन्होंने इस अस्पताल की शुरुआत की है। इनसे बात करेंगे, सारी कहानी जानेंगे और ये जानेंगे कि जो प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने आखिर मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा बीड़ा उठा कैसे लिया। सबसे पहले से लाइव सिटीज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके हॉस्पिटल के बारे में ही बात करना चाहेंगे। मैं चाहूँगी आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये विकलांग अस्पताल जो आप चला रहे हैं, जो निःशुल्क सेवाएं आप दे रहे हैं, इसके पीछे ख्याल कैसे आया? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन जो है ये सारे प्रोसीजर्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो ये कैसे? कुछ ऐसे हुआ, मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ। जैसे आपने कहा प्रोफेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इंडिया में सीए करने के बाद 1 साल मैंने 1-1.5 साल प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं अमेरिका चले गया, तो वहाँ पे 3-4 साल लगा के वहाँ का भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उनको सीपीए बोलते हैं उधर, और उसके बाद अपनी फर्म खोली और तब से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस दौरान जैसे संसार में सभी लोग कहते हैं जीते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों का पालन पोषण होता और एजुकेशन होती है, तो नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और बहुत सेटिस्फाइड से, भगवान की बहुत कृपा थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दफ़ा 18 वर्ष का मेरा एक लड़का था, हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन से पहले वो थोड़ी बहुत जॉब करता था, तो सेल्फ सफिशिएंट है। अमेरिका में लोग, बच्चे जो हैं काम करते हैं और थोड़ा बहुत अपना खर्चा चलाते हैं। तो गाड़ी से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी स्किड हो गई और दूसरी तरफ जाके ऑनगोइंग ट्रैफिक ने उनको हिट किया और ऐसे उनकी वहाँ पे निधन हो गया। तो जब वो गुज़र गए तो मैं अपने क्लाइंट के पास बैठा था, तो वहाँ से फ़ोन कॉल आया कि ऐसे हॉस्पिटल में आपका लड़का है। तो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वो गुज़र चुका है। तो उस वक़्त कुछ लोगों ने हमें हॉस्पिटल में अप्रोच किया कि आप लोग इसके अंग दान कर दीजिए। अब एक बहुत मुश्किल सा सर्कमस्टेंस होता है कि जब इंसान का एक युवा बालक चले जाए और फिर कहा जाए उस वक़्त कि इसके अंग दान कर दो, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था हमारे लोगों के लिए। तो मेरी पत्नी और मैंने आपस में बैठ के विचार किया और हमने सोचा इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती, तो हमने हाँ कर दी। उस वक़्त इमोशन था, कुछ समझ नहीं थी। एनीवे, ऑर्गन डोनेशन करने के बाद हम लोग घर आ गए। तो जैसे ही हमने ऑर्गन डोनेशन किया तो उसके बाद हमें चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई। अमेरिका में बैंक्स होते हैं, जैसे आप आइज़ डोनेट करें, नेत्र डोनेट करें, तो नेत्र बैंक होता है।
तो बैंक से चिट्ठी आई कि 2 आदमियों को आपके लड़के का कॉर्निया मिला, तो वो देख पा रहे हैं। और ऐसे ही अलग अलग बैंक्स थे, उनसे चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई। एक बैंक जो बोन बैंक था, तो क्योंकि संजय युवा था, 6 फुट 1 इंच का था, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल था, तो उसके बोन्स भी उन्होंने ग्राफ्टिंग कर ली। तो उससे लगभग 300 आदमियों को फ़ायदा हुआ। कई दफ़ा होते हैं कि बुज़ुर्ग लोग गिर जाते हैं, कभी हिप फ्रैक्चर हो जाता है, कभी नी फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो ग्राफ्टिंग से 300 आदमियों को फ़ायदा हुआ। यहाँ तक कि उसकी स्किन भी डोनेट हो गई थी। तो एक लड़की जल गई, काफ़ी एक युवा लड़की जल गई, तो संजय की स्किन भी उन्होंने उस पर ग्राफ्टिंग कर दिया। तो ये सब करने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि जो बाय कोइंसिडेंस हमने ये ऑर्गन डोनेशन किया, उससे समाज को कितना फ़ायदा हुआ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कुछ और समाज के लिए किया जाए। और हम बहुत बरसों से, 40-50 बरसों से विदेश में हैं, पर हृदय हमारा इंडिया में रहता है। तो मैंने कहा जो कुछ भी करेंगे हिंदुस्तान में जाके करेंगे। तो 95 मई में एक्सीडेंट हुआ, जून जुलाई में मैं दिल्ली आ गया। तो उस वक़्त हमारे एक मित्र थे जिन्होंने आई केयर हॉस्पिटल खोला था अपनी मदर की मेमोरी में, ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट। तो खुद डॉक्टर थे, 2-3 टूटे फूटे कमरे थे और कुछ गरीब व्यक्ति का ऑपरेशन होता था कैटरैक्ट का, और वो चार्ज नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला सुनील तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और यहाँ पे हम गरीब आदमी का इलाज किया करेंगे। बाय प्रोफेशन वो रिनाउंड आई सर्जन है दिल्ली के, अपनी प्रैक्टिस पीक नॉट प्लेस में करते थे। तो मैं फिर कहा कि चलिए ठीक है कि मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ आपके साथ। तो वो मेरे को गाड़ी में बिठा के मेवात ले गए, राजस्थान के बॉर्डर तक ले गए और गुड़गांव ले गए और दिखाया कि ये बेल्ट जो है बहुत गरीब बेल्ट है और यहाँ पे हर किस्म का इंसान रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो मैंने उनसे एक बात खाली कही कि देखिए आप किसी भी व्यक्ति का इलाज करें, उससे उसका धर्म ना पूछें, क्योंकि हमारा मतलब है गरीब इंसान की मदद करना। उसके धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। बाय कोइंसिडेंस वो जो बेल्ट है सारी मुस्लिम बेल्ट थी। अब गुड़गांव के आगे जाओ, मेवात और राजस्थान सारी मुस्लिम बेल्ट है वो। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मैंने कहा मैं वापस आऊँगा। तो मैं दिसंबर में वापस गया। तो उस वक़्त उनके साथ ज्वाइन करके एक डॉक्टर काक थे जो कश्मीरी डॉक्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो उनसे मेरी इंटरव्यू हुई, मैंने उनको हायर किया, एक नर्स को हायर किया और मैंने कहा जनवरी 1996 से मैंने कहा 100 जो ऑपरेशन होते हैं गरीब आदमियों को वो मैं स्पॉन्सर करूँगा हमारी फाउंडेशन की तरफ से। तो आप देख लीजिए 96 और आज क्या हो गया है, लगभग 26 बरस हो गए हैं। अगर 1000 भी व्यक्ति आप एवरेज देखें साल के, तो लगभग 26,000 व्यक्ति को का आई सर्जरी हुआ और ऐसे वो देख पाते हैं। तो अब 26 बरस के बाद सुकून जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कई दफ़ा 1-2 व्यक्ति की भाई मदद हो जाए तो आदमी कहता है कितना अच्छा हो गया। तो ऐसे भगवान ने हमें यूज़ किया कि हम उन लोगों के साथ जुड़ें और उनकी बहुत मदद हुई। तो ये तो हो गया दिल्ली का एपिसोड। अब अगला एपिसोड में आपसे जानना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी दिल्ली से बिहार कैसे ये सफ़र कैसा रहा? ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम भारत विकास परिषद के साथ जुड़े। उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे श्री राही जी, वो न्यूयॉर्क में आए। उनका लड़का न्यूयॉर्क में रहता है, वो हमारे मित्र थे, तो हम उनके घर में थे। तो जब राही जी से मुलाकात हुई और उन्हें पता चला कि ऐसे संजय का देहांत हुआ, ऐसे मैं दिल्ली आया, ऐसे मैं आई केयर के साथ जुड़ा, तो राही जी बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन थे। तो वो बहुत जल्दी संस्था बना लेते थे, जहाँ भी जाते थे 10 आदमी जोड़ते थे, कहते ये ब्रांच बन गई। तो बोलते हैं कि आप दिल्ली में हमें मिले जब आप आएंगे। तो दिल्ली में मैं गया तो वो हमें मिले, तो कहते हैं भारत विकास परिषद के साथ जुड़िए। मैंने कहा ठीक है। तो वो हमें दिलशाद बाग ले गए, तो वहाँ पे विकलांग का केंद्र था। तो मैंने कहा इनके साथ जुड़ते हैं। 1 आध बरस बीता तो दिल्ली में कोई विकलांग की समस्या है नहीं। जो आप 2-4 आदमी देखते हो वो
उनका वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, लोग उनको यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, उनसे भीख मंगवाते हैं। लेकिन सही मायनों में कोई ऐसा इंसान रहा नहीं कि जिसको कृत्रिम की ज़रूरत हो, आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत हो। तो उन्होंने कहा बिहार जाओ। तो वो तो ट्रैवल करते थे थ्रू आउट इंडिया में, तो मेरे को बिहार ले आए। तो ऐसे हम बिहार के भारत विकास परिषद से हमारी मुलाकात हुई। तो लगभग 22 बरस पहले मैं बिहार आया। और जब आया तो आने में थोड़ी सी घबराहट भी होती थी, क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना था। उस ज़माने में कुछ हालात भी ठीक नहीं थे, कुछ पता नहीं कहाँ से गोली चले, कहाँ से क्या हो जाए। तो लोगों ने कहा कि बिहार मत जाओ, पर मैंने कहा ये कह रहे हैं बिहार जाओ, तो चलो बिहार चल के देखते हैं। तो उस वक़्त ये मेरे को कंकण बाग ले गए। वहाँ एक छोटे से गराज में 2-4 लिम्स बनते थे। तो मैंने देखा उस वक़्त कि लिम्स लगाने से लोग चल सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो अच्छा लगा। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, ये यहाँ से काम नहीं चलेगा, कोई जगह खरीदते हैं। तो बोलते हैं हम नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो जगह देखेंगे। तो सारा पटना सिटी दिखाया। फिर बाद में किसी की जगह बिक रही थी पहाड़ी पे, जो ज़ीरो के आगे चलता। तो वहाँ लेके तो उजाड़ था, जंगल था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो समहाउ मेरे के दिमाग में वो जगह बैठ गई, क्योंकि वो बुद्ध गया रोड थी। तो मैंने कहा बाद में लोग ट्रैवल करते हैं, फार ईस्ट से भी लोग आते हैं, जापान से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो जब बुद्ध गया जाते हैं तो रास्ते में अस्पताल देखेंगे। तो समहाउ दी अदर मैंने कहा जगह भी सस्ती थी, 4-5 कट्टे जिसे आप बोलते हैं बिहार में, तो हमने ख़रीद लिए। और ख़रीदने के बाद एक फ्लोर बना, तो उस पर आर्टिफिशियल लिम्स और कृत्रिम जो थे हम वो हमने बनाने शुरू किए। ऐसे हमारी बिहार के साथ जर्नी शुरू हुई। तो अब एक फ्लोर बन गया, लिम्स बनने शुरू हो गए। तो 1-2 बरस के बाद एक प्रणामी संस्था है बिहार पटना में, तो उनके गुरुजी से मेरी बात हुई जो वृंदावन में रहते हैं। तो प्रणामी मंदिर में एक हमारे डॉक्टर झा हैं, यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन SS झा, बहुत रिनाउंड आदमी हैं और वैसे ही दिल के भी बहुत अच्छे हैं, वो सर्जरी करते थे। तो प्रणामी महाराज जी ने कहा कि आप अपने अस्पताल में एक फ्लोर बनाइए और बच्चों की जो सर्जरी है अपने अस्पताल में करिए। तो उसके बारे में डॉक्टर झा ने समझाया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, और फिर हमने सेकंड फ्लोर बनाने की सोची। तो ये सब चीज़ करने में बहुत समय लगा जी। क्योंकि एक तो फंड्स बहुत कम थे, हमारे साथ लोग बहुत कम थे जुड़े हुए, तो काफ़ी भार मेरे कंधों पर ही रहता था। तो अरे आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि ये अस्पताल ये पोलियो सर्जरी वार्ड बना कैसे। तो जब मैं वापस न्यूयॉर्क गया तो अपने एक दोस्त से बात की, हमारे एक दोस्त थे, मित्र थे, उनसे बात की कि ऐसा है कि वो कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर्स बनाओ, पर मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो कैसे बनाऊँ। तो बोलते कब जा रहे हो। मैंने कहा 2-3 हफ्ते में जा रहा हूँ मैं इंडिया और बिहार जाऊँगा। तो बोलते ऐसा करो जब दिल्ली पहुँचो मेरे को फ़ोन करना, मेरे मित्र हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने फ़ोन किया, मैं मेरी पत्नी नारायणा में पहुँचे। तो कहते हैं जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर था ये हॉस्पिटल इक्विपमेंट बनाने की, उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी और वो उनके जिगरी बचपन के दोस्त थे। वो बोलते हैं हम जब इंडिया आते हैं तो इन्हीं के यहाँ रहते हैं। तो जब उन्होंने सारा किस्सा सुनाया संजय का कि कैसे निधन हुआ, कैसे हम अपनी फाउंडेशन बनाई, कैसे हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को 30% डिस्काउंट दे दिया सारे इक्विपमेंट के अंदर। आज जो भी हमारे अस्पताल में इक्विपमेंट लगा है वो वहाँ से आया है और इतना सॉलिड मटेरियल है कि 20 साल हो गए हैं उस इक्विपमेंट को कुछ नहीं हुआ जी। तो उन्होंने इतने प्यार से, इतने चाव से वो इक्विपमेंट बनाया। और फिर जब मैं वापस आ गया तो नेक्स्ट ईयर हमारा पोलियो सर्जरी वार्ड बन चुका था और बहुत अच्छे तरीके से 3 ऑपरेशन थिएटर्स बने, स्टरलाइजेशन रूम बना, रिकवरी रूम बना, 20-22 बेड्स लगे। तो उसको इनॉग्रेट करने के लिए नीतीश कुमार जी उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वो आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आके उद्घाटन किया जी। जब वो देखा उन्होंने बना हुआ तो बहुत हैरान हो गए और कहते मैंने ऐसी अच्छी हॉस्पिटल देखा नहीं है जी। तो कहते हमारा भी है, हमारे बिहार में अस्पताल है पटना में, ऐसा नहीं है। तो इतने खुश हुए, वो बोलते हैं कि आज से मैं भी 2000 रुपया महीने का
आपकी संस्था में दूंगा, अपने गवर्नमेंट फंड से नहीं, अपनी जेब से दूंगा। तो ऐसा हमारा फ्लोर बना। तो अब अगली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बता दिया कि वार्ड कैसे बनी, ऑपरेशन थिएटर्स कैसे तैयार हुए। बिहार का ये 22 साल का जो सफ़र रहा है आपकी फाउंडेशन का, ये कितना मुश्किल भरा रहा? देखिए जी, कोई ख़ास मुश्किल नहीं हुई। जैसे मैंने कहा, ये ऑपरेशन थिएटर बन गया और मेरे को पता भी नहीं चला कैसे बना। ये तो ऐसे बना जैसे भगवान ने सब काम सेट कर रखा, निकल गए और लोगों का साथ मिलता गया। ऐसे जैसे चलते ना कि हम चलते गए, काफला बनता रहा और साथ में लोग जुड़ते रहे। और ये प्यार का मंदिर है, ये अस्पताल नहीं, ये मंदिर है। हम इसको बोलते हैं कि जो इसमें आएगा फंस जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। एक दफ़ा जुड़ जाए तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रैप है, क्योंकि ये एक नशा है। मैं आपको बतलाऊं, जब आप जनता की सेवा करते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। और जैसे भी हम बिहार से होके जाते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम बिहार में कब आएंगे। ये 3 साल के बाद आए, क्योंकि पैंडेमिक आ गया, वहाँ से कोई निकल नहीं सका, फ़्लाइट्स चलती नहीं थी। ये लोग भी बड़े आतुर थे कि कब आएँ और हम भी बड़े उत्सुक थे कि जल्दी से जल्दी बिहार पहुँचा जाए। तो आप ये देखिए, काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि सब काम करने वाला ईश्वर है। ये बात मैं ठीक तरह से बिलीव करता हूँ। भगवान हर चीज़ करते हैं। अगर मन में आपका कोई अच्छा विचार आता है किसी को भला करने का, वो भी भगवान का विचार है। जब भगवान के ऊपर आप सब छोड़ देते हैं तो रास्ता वो खुद बना देता है। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे लिए तो रास्ते बनते गए, मैं चलता गया, 2nd फ्लोर बन गया, 2nd फ्लोर के बाद 3rd फ्लोर बन गया, 3rd फ्लोर के बाद 4th फ्लोर बन गया। ऐसे एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और अब तो हमारे। हाँ, मैं यही जानना चाहूँगी, अगला सवाल मेरा यही है कि अब कितने लोग आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं? जो डॉक्टर्स की टीम है आपके अस्पताल में, वो कितनी है? देखिए, ऐसा है कि ओरिजिनली 7-8 ट्रस्टीज़ थे, उसमें से काफ़ी का देहांत हो गया। बुज़ुर्ग थे, अब देखिए उम्र के साथ फ़र्क पड़ता, वो चले गए। मैंने सोचा कि क्योंकि हम अब उम्र में वृद्ध हो रहे हैं, तो क्यों नहीं युवा व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो 4 बरस पहले जब मैं बिहार में आया था, तो हमने 3 युवा व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा। तो उसमें से एक तो यहाँ बैठे भी हैं, संजय डोलिया जी, तो बहुत सेवा करते थे। हमारे अस्पताल की जो पेंटिंग का काम है, रेनोवेशन का काम है, आप ये देखिए, खाली मैं चलते चलते अगर संजय जी को कह दूँ, और जैसे पहला फ्लोर बना था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। 2nd फ्लोर जो हमने बनाया वो ग्रेनाइट का बना, 1st फ्लोर में मार्बल का था। तो मैंने संजय जी को बोल दिया, संजय जी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये मार्बल है। अगले साल आया तो वो सारा ग्रेनाइट बन गया। तो मैं कुछ कह दूं तो अगले साल तक वो सारा कुछ रेनोवेट हो जाता। अब 2nd फ्लोर पे हमारी 20-25 सर्जरी होती हैं, उनके साथ 50 आदमी आते हैं, उनके माँ बाप, बच्चे छोटे। जब बच्चे की सर्जरी हो तो माँ बाप तो आते ही हैं, गार्जियंस आते हैं। तो वो कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा। तो कुछ बरस पहले मैंने बाय द वे बात की कि ऐसा है कि अब ये कहाँ रहेंगे इनके जो गार्डियंस हैं। तो एक फ्लोर ऊपर और बन गया, उसमें से 30-40 बेड लग गए। तो ये सारा कार्य जो कंस्ट्रक्शन का होता है संजय जी की प्रेजेंस में होता है। ये पेंट वेंट टाइल्स वाइल ये सारा काम ये देखते हैं। और इनको पता कि मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, अगर चीज़ अच्छी ना लगी हो तो मेरे को खटकती रहती है, और जब तक वो ठीक ना हो, क्योंकि मेरा ये मानना है और हम सबका मानना है कि ये अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल की तरह चलाना चाहिए। इसकी क्वालिटी ऑफ केयर अच्छी होनी चाहिए, इसका इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। छोटा सा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। हम लिम्स बनाते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जयपुर फूड टेक्नोलॉजी थी। हमारे साथ प्रोफेसर नंदार ओझा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपीडिक्स के महान पंडित हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड थे। तो उन्होंने बोला ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इसको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो रिकमेंड किया एक जर्मन कंपनी ऑटोबाक, उसके साथ कोलैबोरेशन करिए। एक दिन तो उन्होंने हमें डांट ही दिया कि इसको ठीक करिए, अच्छी तरह से बनाइए, हम आपके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। तो दिल्ली में उनका एक शोरूम था, मैं और मेरी पत्नी दिल्ली में गए, शोरूम देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनके साथ MOU साइन किया। जब MOU साइन हो गया
उन्होंने टीम भेजी, बोलती है आपकी वर्कशॉप बड़ी एंशंट है, इसको गिरा के नहीं बनाएंगे। तो सारा मशीनरी जर्मनी से इंपोर्ट हुई, टेक्नोलॉजी वहाँ से आई, नो हाउ वहाँ से आया, नई वर्कशॉप हमारी उन्होंने बनाई, और आज हमारी विकलांग वर्कशॉप जो है उसमें जर्मन की मशीन्स लगी हुई हैं, टेक्नोलॉजी जर्मनी की है। अब वो लिम्ब हम प्रदान नहीं कर सकते, वो 75,000 रुपये का लिम्ब आता, तो उसका प्रोटोटाइप बना के वो इक्विपमेंट यूज़ होता है फैब्रिकेशंस के लिए और बेल्टिंग के लिए और सब कुछ, और उसका प्रोटोटाइप बना के वैसा ही एक हम मॉड्यूलर लिम्ब तैयार किया जो अब हम बिहार की जनता को देते हैं जी। तो ऐसी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। सर यहाँ मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हैं बेस्ट क्वालिटी आप दे रहे हैं लोगों को, बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, जो फंडिंग है ये किस तरीके से होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोग जुड़ जाते हैं। अब जब पोलियो सर्जरी होती है तो बहुत से लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं। डॉक्टर झा, जिसे मैं कहता हूँ कि ये अस्पताल की आत्मा है, क्योंकि उनके बिना ये अस्पताल यूज़लेस है। हमने बिल्डिंग बना दी, इक्विपमेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ही नहीं है सर्जरी करने के लिए तो सर्जरी कैसे होगी? वो आज तक हमारे से पैसा नहीं लेते, पर उनकी टीम आती है, सर्जरी करती है 20-25 बच्चों का, और वो चले जाते हैं। तो कोई ना कोई इंसान स्पॉन्सर कर देता है, कोई ना कोई इंसान स्पॉन्सर कर देता है। और हमारे अपने ट्रस्टी ही काफ़ी उद्योगपति हैं, संजय जी उद्योगपति हैं। ये कितना पैसा अपना खर्च करते हैं ये हमें पता नहीं है। उधर से अमर जी हैं, वो भी उद्योगपति हैं और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पहले दिन से जिस घर में आप बैठे हैं, ये श्री डी.बी. गुप्ता और श्रीमती बीना गुप्ता जी का मकान है। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मेरे को मौर्य में ले गए कि वो ये 5 स्टार होटल है। तो जब मैं गया तो मैंने कहा मेरे को तो 5 स्टार लगा नहीं, लेकिन पसंद नहीं आया मेरे को कुछ खास। तो गुप्ता जी ने बोला आप जाती दफ़ा हमारे घर में रुक जाइए 2 मिनट और घर देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो हमारे साथ रहिए। तो मेरे को आइडिया अच्छा लगा। एक तो सेफ़ है, एक घर है, और एक खाना पीना फ्री में है, और घर का खाना है, तो मेरे को सब चीज़ें अच्छी लगी। एक दफ़ा इस घर में आया तो बस इसी घर का हो गया। आज तक हम कभी बाहर नहीं ठहरे। तो ये हमारा परिवार है, गुप्ता जी, बीना जी, ये अपने लोग हैं, तो अपने बन गए। तो ऐसे संजय जी हैं, ये अपने बन गए, अमर जी अपने बन गए, अनु माथुर जी अपने बन गए। अब विजय जी से रिसेंटली मिला, अब ये भी अपने बन रहे हैं, तभी तो इंटरव्यू हो रहा, तो ये भी अपने बन जाएंगे। तो हम सबको अपना बना लेते हैं। तो पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। कोई स्पॉन्सर कर देता है, कोई डोनेशन दे देता है। अभी आपकी एक गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या कहते हैं उसे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CRS, उसके अधीन कई लोगों को पैसा देना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि आप इस संस्था में जुड़ें। अभी एक सिन्हा साहब थे जिनकी बहुत बड़ी काम है, सिक्योरिटी का बिज़नेस है उनका बहुत बड़ा इंडिया में, पता नहीं नाम क्या, मैं जानता नहीं हूँ। अभी वो प्लेज कर गए 51 लाख। अभी जो आपका वो कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बनाती है, कौन सी कंपनी का नाम मैं भूल गया, आदित्य विजन, उनकी सुपुत्री आई हुई थी, शोनम शायद उनका नाम है, शोभम ऐसा कोई नाम है, वो प्लेज करके कोई ना कोई आके दे जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर ने अपनी जेब से 2000 देने की बात ठान ली थी उस ज़माने में, तो आप ये सोचिए कुछ काम ठीक ही हो रहा होगा। कि लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, केवल बिहार की जनता की सेवा करना जी। और एक ही माटो है कि पूरे बिहार को विकलांग मुक्त करना, बस और कोई मिशन नहीं है। हम इंडिया में आते हैं, कोई सैर सपाटा करने आते नहीं हैं। अगर वकेशन करनी हो तो हम यूरोप चले जाते हैं, सारा यूरोप देख लिया वकेशन में। लेकिन इंडिया में आने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि 2-4 दिन दिल्ली रह के, क्योंकि लॉन्ग जर्नी होती है, 13-14 घंटे की फ़्लाइट है, तो बिहार में पहुँचे और यहाँ पे कोई ना कोई मीटिंग चलती रहती है, कोई ना कोई बातचीत चलती रहती है, किसी से मुलाकात हो जाती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा स्टेप चलता रहता है जी। तो अब एक आखिरी चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए भी, जैसा कि आपने कहा कि लोग जुड़ते रहते हैं जी। तो अगर इन्हें जुड़ना है तो कैसे जुड़े? बहुत सिंपल है। हमारा एक प्रोग्राम है विकलांग मित्र, वो इसलिए बनाया है कि कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे, कोई 100 रुपया देना चाहता है, 500 रुपया देना चाहता है, 5000 देना चाहता है, वो स्कीम है जिसके अंदर कि वो हर महीने हमें पैसा दे सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
500 देने वाले ज़्यादा हों, 5000 देने वाले कम हों, ऐसे हमारा परिवार बढ़ता है और ये मैसेज फैलता है दुनिया के अंदर। क्योंकि पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमें जो भी देता है अपने दिल से दे, क्योंकि ये दिल का मामला है, ये प्यार का मामला है, इसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं है। क्योंकि अगर अब हम बिहारी ना हो के भी, उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनाऊँ आपको कि मैं बिहारी कैसे बना। लोग कहते हैं कि आप बिहार में करने क्या आते हैं, आप तो पंजाबी हैं, दिल्ली के हैं। तो एक दिन हमने दोनों ने, मेरी वाइफ और मैंने, DNA कराया, ऐसे ही फॉर किक्स, कि देखते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो कुछ आइडिया लगे, तो पिताजी की तरफ से पता चला कि हम उज़्बेकिस्तान से आए हैं, क्योंकि मेरे फादर ऐसे ही थे, कश्मीर लाहौर से आए थे, लगते भी लंबे ऊँचे थे। तो पर माँ से पता चला कि वो बिहार की हैं। माँ का DNA ने शो किया कि वो बिहार से उनकी एंसेस्ट्री है और वो भी भूमिहार ब्राह्मण है। तो माँ की तरफ से हम बिहारी हैं, आज से नहीं, शायद में भी 10 जन्म पहले बिहारी होंगे। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जन्म जन्मों का साथ होता है, ये कहानी चलती रहती है। तो बैक इन टाइम कभी बिहार से कनेक्टेड हो तो होंगे, लेकिन अब प्रूव हो गया है कि कोई कनेक्शन ज़रूर है। ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई पुराने जन्मों का कनेक्शन है, लेकिन जो भी कनेक्शन हो, हम ये कहते हैं हम बिहार नहीं आते, बिहार हमें बुलाता है जी। तो ऐसा है। तो जो एक बार बिहार आए और बिहार के होकर रह गए, जो बिहार आते नहीं, जिन्हें बिहार बार बार बुलाता रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सारी स्टोरी आपने सुनी, इसने आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ फील किया होगा। और ऐसे लोग जो कि हमेशा सोचते रहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, शायद वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब आपको पता है कि अगर आप एक छोटी सी मदद भी करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।